हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है मुझे सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और जैसा आप सब लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस। एक बार के लिए बताओ, देखिए ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा। अरे गुड नाइट वाला कौन है? हाँ भाई। अबे नाइट कहां, अभी अभी तो मतलब शुरुआत है भाई। एक लेक्चर और लेना इसके बाद तो तुम्हें अभी। हाँ बेटा एक बार बताओ, देखें ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया, एकदम ढंग से आवाज आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और शक्ल दिखाई दे रही होगी मेरी? सही, एकदम मस्त। गुड 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 गुड। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा रिवाइज करके आए हो? हेनरीज लॉ, उसका एप्लीकेशंस है ना, उसकी लिमिटेशंस, उसके कुछ क्वेश्चंस, वेपर प्रेशर के बारे में भी लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। आयो रिवाइज करके आयो सब? ईमानदारी से बताना, सब सब पढ़ के आयो? कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने, होमवर्क भी करके आए होंगे, है ना? श्योर? पक्का? देख लो ईमानदारी से, हाँ झूठ मत बोलना। चलो फिर ठीक है। आज का जो सेशन होगा ना बेटा, इसमें भी हम लोग आज एक नई चीज सीखेंगे, है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, रॉल्ट्स लॉ। देखते हैं कितना हो पाता है ना? ठीक है। ये नो वाले भी दिख रहे हैं मुझे उसमें कुछ, है ना? कुछ लोग नो वाले भी दिख रहे हैं कि सर हमने नहीं पढ़ाई करी। भैया ये नो नहीं देखना चाह रहा मैं, यस ही चाहिए मुझे इसमें। सब लोग पढ़ाई करके आओ हर दिन, और जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसको सॉल्व करो। डीपीपी जो आपको मिलती है उसको सॉल्व करो। डीपीपी का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसके अपने डाउट सेक्शन में पूछ लो, बस काम खत्म, है ना? इतना सा है, बहुत सिंपल फंडा है। कोई बहुत ज्यादा अपने को वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद 2 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे। तो अगर आपका मान लो कोई बैकलॉग भी रहता है, उसको आप इन 2 दिन में कवर करो, ठीक है ना? कोई क्लास तो है नहीं, तो इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना? और डीपीपी में मान लो कुछ रह गया है सॉल्व करने को, वो नहीं हुआ, उसको पढ़ लो। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहीं पर भी, कोई भी एक आधा कहीं पर भी जो भी आपको लगता है कि ये वाला बैकलॉग हो गया है, उसको उठाओ और निपटा दो 2 दिन में, है ना? और थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लो, बस इतना काफी है। यस, ठीक है जी। चलिए तो बेटा आज हम सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसको खत्म करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद आएगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, और यहीं पर मैं आपको रॉल्ट्स लॉ के बारे में बताने वाला हूं। सबसे लास्ट में आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है? न्यू गॉगल्स, अरे ये तो चलते रहते हैं, न्यू पुराने ऐसे ही। आओ देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आपसे कह रहा था ना, जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। 29 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं बेटा। अब इसके बाद एकदम, हाँ उससे बाहर आ जाओ, हेलो हाय, है ना? इससे बाहर आ जाओ अब, और अब थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। अगले 1.25 घंटे की अपनी क्लास है, एकदम पूरा जी जान लगा के, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करो, है ना? जो भी पानी वानी तुम्हें लेके बैठना है वो लेके बैठो, चाय पानी नाश्ता जो लेना है वो लो, और एक जगह टिका के बैठो, है ना? अगले 1.25 घंटे तक, ठीक? हाँ आ जाओ। देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि बेटा वाटर का जो वॉल्यूम है वाटर का, वो कितना दे रखा है? 1000 ml, और 1000 ml दे रखा है। इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वाटर बेटा कितना? 1000 ग्राम, बिकॉज वाटर की डेंसिटी होती है ना? कितनी? 1 ग्राम पर ml। यस, तो अब यहां से आप लोगों ने मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लिए। मोल्स ऑफ वाटर कितने मिले होंगे आपको? 1000/18, ये आया बेटा 55.5, ठीक है? अच्छा, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे? हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, केएच की वैल्यू दे रखी है 46.82 किलो बार दे रखा है। इसको बार में कन्वर्ट कर लेना, इंटू 10⁻³ बार हो जाएगा। और साथ साथ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी दे रखा है 0.920 बार, ठीक है ना? ये दे रखा है। हेनरीज लॉ लगा दो, उत्तर मिल जाएगा। सीधा सीधा सा हेनरी लॉ क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमारे पास है 0.920 और के एच की वैल्यू भी हमारे पास है 46.82 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर जो है वो कितना है 55.5 है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में ये भी कह दिया इसने, लिखता है कि जो O2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब जो O2 के मोल्स हैं वो वाटर के मोल के कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हो बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहां से सॉल्व करना था और आपको मिली मोल्स ऑफ वाटर निकालने थे। यस, हां जी, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गई बात है ना। अब यहां से सॉल्व करके मोल्स ऑफ O2 निकाल सकते हो ना बेटा, है ना। ये वाला बेटा क्वेश्चन था आप लोगों का, आपने सॉल्व कर लिया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आइए, एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट रहा होगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट रहा होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। देखो, यहां पर कुछ लोगों ने फॉर्मूला लगाया होगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। कुछ लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी होगी। अगर मान लो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, तो यहां से जो आपका KH है बेटा, KH का यूनिट क्या आएगा। देखो, ये जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है इसकी तो यूनिट होती नहीं कोई, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग KH का यूनिट क्या होना चाहिए, जो प्रेशर का यूनिट होता है। और प्रेशर का मान लो यूनिट आ तो ATM हो सकता है, या बार हो सकता है, टॉर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करो आप, जो KH का यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर ATM। जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर ATM। इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला नहीं लगेगा, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा सर, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू क्या, पार्शियल प्रेशर। क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो जो KH है उसकी यूनिट क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। देखो, KH की यूनिट क्या आएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर की यूनिट के बराबर। और सॉल्युबिलिटी को मैं मोल पर लीटर में लिख सकता हूं, मोल कितने लीटर में डिसॉल्व हुए, और जो आपका प्रेशर है उसका यूनिट ATM होता है, तो मोल पर लीटर पर ATM किसकी यूनिट हो जाएगी, KH की यूनिट हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आई क्या। हाँ जी, अरे बोलो ना यार, क्या ये बात आपको क्लियर हुई। आप KH की यूनिट से अंदाजा लगाओगे कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 100 ml वाटर दे रखा है बेटा, वाटर का वॉल्यूम दे रखा। अब सिंपल हो गया, 100 ml वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब जो मास ऑफ वाटर आएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। जो मास ऑफ वाटर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम हो जाएगा। यस, और अगर वाटर का मास 100 ग्राम हो गया तो एक बात बताओ, क्या हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 ATM, है ना। तो यहां से मुझे KH का वैल्यू दे रखा है, KH का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 1.4 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दे रखा है, 0.5। तो यहां से मुझे सॉल्युबिलिटी मिल गई, और इस सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर होगी। अरे बोलो ना यार, क्या इस सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर आएगी। आपने यहां से सॉल्व किया, यहां से सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कितनी आ गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कितनी आ गई बेटा, ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 5 कितना होता है, 70 हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से 7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर ये आ जाएगी, ऐसे लिख सकता हूं। अरे बताइए ना, इतने मोल जो है वो 1 लीटर में डिसॉल्व हो रखे हैं, ये है सॉल्युबिलिटी किसकी, O2 की। तो 1 लीटर में इतने मोल डिसॉल्व हो रखे हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1000 ml में O2 के कितने मोल है बेटा, 7 इंटू 10⁻⁴ मोल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। और हमारे पास जो वाटर का मास दिया वो कितना है, 100 ml। तो मैं ऐसे लिख दूं, अगर 1 लीटर में इतने मोल डिसॉल्व हैं तो 100 ml में कितने मोल डिसॉल्व होंगे, 7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। बताइए, 2 0 से 2 0 उड़ गए, कितने मोल है, 7 इंटू 10⁻⁵ मोल ऑफ O2 डिसॉल्व होंगे किसमें, 7 इंटू 10⁻⁵ मोल ऑफ O2 डिसॉल्व होंगे 100 ml में। ये 100 ml ही क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में 100 ml के लिए पूछा था, और हमने जो सॉल्युबिलिटी निकाली है उसकी यूनिट आई है मोल पर लीटर।
अरे बोलो ना, 0.7 आएगा। कहां पर आएगा 0.7? ये तो 10⁻³ भी तो आएगा बेटा, ये लिखा है ना 10⁻3, ये भी तो लिखोगे। और यहां 0.5 एटीएम। अच्छा, ये हमें मिल गए O2 के मोल, लेकिन हमें क्वेश्चन में O2 के मोल नहीं पूछे हुए, शायद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, O2 का मास पूछा है। तो बेटा अगर मोल पता है और हमें मास निकालना है तो मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा? कैसे निकालोगे मास? कैसे निकालते हो सर? हम लोग मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। यस, मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। तो देखो ये है हमारे पास मोल, और इसका मोलर मास कितना आएगा? ऑक्सीजन का O2 का मोलर मास हो जाएगा 32। बोलो, तो यहां से इसको सॉल्व करो, देखें ये कितना मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम मिलेगा। इतना ही मिलेगा। बोलो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2.24 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो बात तो एक ही है। हाँ जी, और ये 10⁻³ ग्राम को आप क्या लिख सकते हो? मिलीग्राम लिख सकते हो। 2.24 मिलीग्राम कौन से ऑप्शन में है ऐसा? सर ऑप्शन नंबर डी में है। बताइए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना? एक ठीक सा क्वेश्चन है ना, एक अच्छा क्वेश्चन मिला, एक बढ़िया क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया, है ना? हालांकि जो जेई में क्वेश्चन आता है वो तो आसान कैटेगरी का आता है, ये हमने उससे अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमने केएच की यूनिट से पता लगाया कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले से सॉल्युबिलिटी निकाली, पहले ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमें मिली मोल पर लीटर में। यस, ये कैसे पता लगा मोल पर लीटर आया? यहां से केएच का यूनिट था मोल पर लीटर पर एटीएम, और ये था एटीएम, तो एटीएम से एटीएम उड़ गया, सॉल्युबिलिटी मिल गई मोल पर लीटर। हमने कहा जी 1 लीटर में 7 इंटू 10⁻⁴ मोल डिसॉल्व है, तो 100 ml में इतने मोल डिसॉल्व होंगे, और मोल को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, हमें क्वेश्चन में फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। समझ में आ गया क्या सब लोगों को? एक बार के लिए बताओ जरा, क्लियर है क्या? यस, मैच हो गया सबका? हाँ जी, मैच हुआ ना? पक्का क्लियर एकदम? आओ फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये वाला क्वेश्चन ये कहां का था? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फटाफट से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला है जल्दी से बता दीजिए, क्या मिला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? क्या कह रहा है? हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है बेटा हमें क्वेश्चन में, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 10⁸ पास्कल। ठीक है, और क्या कह रहा है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब यहां से पानी का मोल निकाल लो। 500 डिवाइडेड बाय 18, ये वाटर के मोल हो जाएंगे। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, यहां पे आपको जो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2.5 atm दे रखा है। अच्छा, समझ में आई बात? अरे इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी एक परेशानी है। पता है क्या है? यहां पे परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। फॉर्मूला यही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फॉर्मूला तो ये लगेगा सर, लेकिन एक दिक्कत ये है कि आपका जो KH है वो तो है पास्कल में, और आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो है एटीएम में। तो पास्कल को या तो एटीएम में कन्वर्ट कर लो, या फिर एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लो। दोनों साइड आपका जो यूनिट है वो तो सेम होना चाहिए ना? एक बार बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। केएच का यूनिट आपको दे रखा है किसमें? पास्कल में, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो दे रखा है एटीएम में। इसका मतलब मुझे एटीएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? पास्कल में। मेरी बात समझ रहे हो? किसी को रिलेशन बता सकता है कोई मुझे? 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल होता है? हाँ जी बेटा, टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता, टेम्परेचर तो सिर्फ ये बताता है कि भाई फिक्स टेम्परेचर पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना? टेम्परेचर सिर्फ ये बता रहा है कि ये कैलकुलेशन आप इस टेम्परेचर पे कर रहे हो, और कोई ऐसा सच काम नहीं है। यस, हाँ जी, कोई बता सकता है? यस बेटा, एग्जैक्ट होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन आप इसको लगभग 10⁵ पास्कल लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लगभग आप इतना लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं फिर बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं फिर 2.5, है ना? इसको मैं यहां लिख देता हूं 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। बस, अब अपना काम बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप दिल खोल के फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां से हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू KH का वैल्यू हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा बेटा? CO2, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर,
है ना। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, और यहां से देखो आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल लोगे, है ना बेटा। ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। हाँ बेटा, अगर अरे सोडा वाटर भी है कोई टेंशन नहीं है, वो पानी की बात हो रही है, वो पानी की बात हो रही है। डेंसिटी नहीं दे रखी ना, इसका मतलब वो वाटर ही है ना, उसको वाटर मान के ही सॉल्व करना है। क्लियर। हाँ, तो यहां से आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके। और जैसे ही मोल्स ऑफ CO2 मिला, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी मतलब मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा बताओ, मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा सर। मोल्स ऑफ CO2 को मोलिकुलर मास ऑफ CO2 से मल्टीप्लाई कर देना, और मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44। ये आपको मिल जाएगा मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स, और यहां से ये मोल्स ऑफ CO2 को इस फॉर्मूले में डाल देना। एक बार के लिए सारे लोग बता दो, क्या ये कैलकुलेशन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। हाँ जी, क्या ये कैलकुलेशन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये वाली थी कि दोनों साइड हमें यूनिट को सेम रखना है। यस, दोनों साइड हमें यूनिट को सेम रखना है, ठीक है ना। ये वाली समझने वाली बात थी। जिन बच्चों ने इस चीज को समझ लिया उनका एक क्वेश्चन सही हुआ होगा, जिन लोगों ने नहीं समझा उनका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ठीक है, पक्का समझ में आ गई मेरी बात। वेरी गुड बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। कहता है इथेन का मास दे रखा है बेटा, देखो इथेन का मास दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इथेन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1 बार। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर मान लो इथेन का पार्शियल प्रेशर नहीं, इथेन का मास अगर मान लो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻² ग्राम हो गया ना, तो बताइए इथेन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, पहले तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया ना, पक्का। अब तुम एक बात बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपने एक बात लिखी थी ना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हमने ऐसा बोला था ना। अब एक बात बताओ, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब गैस का ज्यादा मास डिसॉल्व हो रखा है सॉल्यूशन में। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसी लिक्विड में, इसका मतलब गैस का ज्यादा मास डिसॉल्व हो रखा है उस लिक्विड में। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ए मेरे भाई दादा, एक बात बताओ ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे भाई, अगर गैस के ज्यादा मास डिसॉल्व है तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। थोड़ा सा एप्लीकेशन काम में लेना पड़ता है हमेशा ना। किसी फॉर्मूले पे एकदम से रिजिड मत हो जाया करो कि मैं तो ना मतलब इसी तरीके से करूंगा, है ना, मैं तो इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं करना, थोड़ा रिजिड नहीं होना अपने को, है ना। थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन पार्ट लगाना है। क्वेश्चन में मास दिया गया है तो सॉल्युबिलिटी को रिलेट करो मास से। मेरी बात समझ गए? यस, तो बस खत्म। अगर आपका जो मास है गैस का, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। बोलिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हमारे पास m1 m2 p1 तीनों की वैल्यू है। फटाफट से बताइए p2 आपको कितना मिला, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, आपको सॉल्यूशन कितना मिला बेटा, कितना मिला है, जल्दी बोलिए। सॉल्यूशन क्या मिला? फास्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं देख रहा हूं, अरे कौन किसका बर्थडे, फालतू ही कुछ भी है। 7.6 लिख दें, आप लोगों को विश्वास करके लिख रहा हूं भाई, देख लो 7.6 तुम्हारे ऊपर विश्वास करके लिख रहा हूं मैं। बस लो जी, मैंने लिख दिया, ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करके लिखा है। अब तुम विश्वास तोड़ दो तो बात अलग है। 7.6 बार, ठीक है, ऑल राइट, क्लियर। हाँ, मतलब यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो भाई, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है यार, मतलब इसमें क्या परेशानी हो गई ऐसे कि इतना मास तो प्रेशर इतना था, इतने मास पे प्रेशर कितना होगा, ये बच्चों वाले मेथड से भी कर सकते हो, है ना। चलो जी, ये हमने लास्ट क्लास वाले टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी वेपर प्रेशर की। याद है तुम्हें वेपर प्रेशर क्या होता था? इक्विलिब्रियम पे किसी भी लिक्विड की वेपर
जो सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे या फिर कंटेनर की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको आप लोगों ने नाम दिया था वेपर प्रेशर। याद है? हाँ जी, याद है ना बेटा ये चीज। और हम लोगों ने साथ साथ एक और चीज भी लिखी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में मैंने सबसे पहले इफेक्ट बताया था आपको, टेम्परेचर का इफेक्ट। बताइए टेम्परेचर के साथ कैसे वेपर प्रेशर रिलेट करता था? क्या आपको याद है? हम लोगों ने ऐसा लिखा था, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद है तुम्हें? एक इक्वेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। याद है क्या तुम्हें ये चीज? बोलो। लिखवाया था ना ये चीज, है ना? यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। देखो कैसे लिक्विड की नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सुनना मेरी बात अच्छे से, गौर से सुनना, सोच के देखो। हमने कहा था यह आपने कंटेनर ले रखा है बेटा, ध्यान देना अभी। यहां पर आपने कंटेनर ले रखा है और यहां पर देखो ये लिक्विड ले रखा है ना? तो अब एक बात बताओ, यहां पर लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और हमें पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सोच के देखो, अगर इस लिक्विड को, इस पार्टिकल को वेपर में कन्वर्ट होना है, अगर इस लिक्विड वाले पार्टिकल को वेपर फेज में कन्वर्ट होना है, तो क्या इस लिक्विड को ये वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक करके जाना पड़ेगा? भाई इसको लिक्विड से गैस में जाना है तो लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो गैसियस फेज में जाएगा। हां कि ना? सही कह रहा हूं? अब खुद तुम एक बात बताओ, अगर मान लो एक लिक्विड तो ऐसा है जिसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, तो एकदम से वो जो लिक्विड होगा उसका पार्टिकल गैसियस स्टेट में चला जाएगा, बड़े आराम से उसकी वेपर बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? और वहीं पर दूसरी कंडीशन और देखो, मान लो किसी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई है। अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई तो वेपर प्रेशर क्या लगता है आपको, ज्यादा होना चाहिए या फिर वेपर प्रेशर कम होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? अपने दिल की बात बताओ। देखें, हाँ जी जल्दी बोलो, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है वो बताओ। आपके दिल की बात जानना चाह रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर हम अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, है ना सर, हम तो अपने दिल की बात जिसको बतानी थी उसको ही नहीं बता पा रहे। आपको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। कम होगा ना? अरे मानते हो ना यार, कम होगा, ऑब्वियस ही बात है। कम क्यों होगा? क्योंकि भाई वेपर ही कम बनेगी। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये वाला अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये वाला बोलेगा यार तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, है ना? हम दोनों के बीच बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है। नीचे वाला भी इसको बोलेगा यार कहां जा रहा है हमें छोड़ के तू, है ना? तो इस लिक्विड की वेपराइज होना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वेपराइजेशन कम होगा, कम वेपर बनेगी, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, inversely proportional to intermolecular force between liquid particles। ऐसे लिख सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। बताइए क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कोई परेशानी नहीं है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान चीज है। अब एक बात बताओ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, मैं आपके सामने 2-3 फोर्स लिखने जा रहा हूं। एक मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? एक फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है आप लोगों को बेटा? एक फोर्स होता है डाइपोल फोर्स, याद है तुम्हें? डाइपोल फोर्स। और एक होता है लंदन फोर्स। अच्छा सर, ये लंदन फोर्स को और क्या कहते हैं? इसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोला जाता है ना? और क्या कह सकते हो बेटा? डिस्पर्शन फोर्स भी आप कह सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इन तीनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, अगर आपको इन तीनों फोर्सेस की
स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों में से कौन सा है? जल्दी बताओ, देखें, जल्दी बोलो। हाँ जी, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? हाँ, इसको लंडन फोर्स भी कह सकते हो, डिस्पर्शन फोर्स भी कह सकते हो, इंड्यूस डाइपोल भी कह सकते हो, है ना? हाँ, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है ना? और डाइपोल उसके बाद आता है। जो आपका लंडन फोर्स होता है ना, वो सबसे वीक कैटेगरी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बात को आप याद रखें, इस बात को आप याद रखें, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यह आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब एक चीज और देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है ना जरूरत? लेट से हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा तब बनता है जब आपका हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो। अगर यह कंडीशन है, अगर यह कंडीशन है तो आपका हाइड्रोजन जो होगा वो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यस, अच्छा, अब एक चीज और सुनो, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, दो HCl के मॉलिक्यूल है ना? दो HCl के मॉलिक्यूल है, बताओ इन दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाँ जी, जल्दी से बताओ, ये जो दो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो पता आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सर ये पोलर मॉलिक्यूल है ना? अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो बेटा इसको मैं डाइपोल कह सकता हूं। डाइपोल मतलब दो पोल प्लस और माइनस। सर ये भी तो पोलर है, प्लस और माइनस, ये भी डाइपोल है ना? और सर इस डाइपोल का नेगेटिव इस डाइपोल के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच या तो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है कि आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड होना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और बताओ, लेट से मैं आपसे कहूं पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना? तो सारी दुनिया जानती है, सर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। यहां पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। और सर आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ना? इसका मतलब सर ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये एच बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत ही आसान चीज है ये, हमें बड़े आराम से समझ में आ रही है। अच्छा, अगला मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि एक बात बताओ बेटा, H2 के जो दो मॉलिक्यूल हैं, H2 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? H2 के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? तो आप बोलोगे सर H2 जो होता है ना वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है बेटा? नॉन पोलर है ना? H2 कैसा है? नॉन पोलर। मैंने आपको बताया था अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दोनों आइटम सेम है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना? ये वाला H2 भी कैसा है बेटा? नॉन पोलर। और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? हाँ जी, क्या आपको ये बात समझ में आई? आसान है यहां तक? बताइए। तो अगर आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तब तो आएगा कौन सा? लंडन फोर्स। अगर आपका पोलर मॉलिक्यूल है तो चेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और डाइपोल भी हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट आपको पता है, आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड लगने वाला है। क्लियर है क्या यहां तक बात? कोई परेशानी है तो बताओ, देखें कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं क्या? यस, आप लोगों ने नोट किया ये चीज? हाँ, आप लोगों ने नोट करी? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, लेट से आपसे कोई पूछ ले कि बताइए H2O और H2O और H2 किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? मान लो कोई अनाड़ी आदमी है, वो तुम्हारे पास आया, उसको नहीं पता कि भाई तुम केमिस्ट्री में एकदम जबरदस्त हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तैयारी एकदम जोरदार कर रहे हो, है ना? तो तुम पता है क्या बोलोगे उसको? तुम बोलोगे भैया देख, एक बात देख, सुन तू मेरी बात सुन, वेपर प्रेशर जो होता है ना, तो उसको क्या बोलेगा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है ना?
आप उसको ऐसे बोलोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि भाई देख H2 के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, यहां पर तो लग रहा है लंदन फोर्स, ठीक है। और जो H2O के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके बीच लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब वाटर के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और जहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उसका वेपर प्रेशर कम होता है। इस वजह से जो वेपर प्रेशर ऑफ H2 होगा, मैं कह सकता हूं वो वेपर प्रेशर ऑफ H2O से ज्यादा होगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो। बताइए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आसान है ना। अरे बोलो ना यार, क्या आप इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। हालांकि प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ना, इसका फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है ना, इसका इस फिजिकल से लेना देना नहीं है। बट स्टिल हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में कर लिया, ताकि आपका 11th में अगर कोई पोर्शन नहीं भी समझ में आया तो इधर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पक्का, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा देखो, अब ना जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर आप समझोगे कि भाई अगर मान लो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। वो सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है ना, वो अपने फिजिकल केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले फैक्टर की बात करते हैं जिसपे आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, और वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगला फैक्टर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। खुद सोच के बताओ, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। भाई वेपर बननी है किसी भी लिक्विड की, क्या होना है? वेपर बननी है। तो मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्या उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर ज्यादा बनेगी? ए भाई बोलो ना यार, लिखना है। हाँ एक बात बताओ, हाँ जी लिख लो कोई बात नहीं। क्या एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे उसकी वेपर बनेगी। यस, और एक लिक्विड ऐसा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर आसानी से बनेगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्या? बताइए, क्या वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्या? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? बोलिए बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या? भाई जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसकी वेपर बड़े आराम से बन जाएगी, बहुत जल्दी वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी, और जितनी ज्यादा वेपर उसका उतना ज्यादा प्रेशर, तो कम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बस कहानी खत्म। बताइए दादा, एक बात बताओ, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? पक्का? अच्छा एक चीज मैं आपको यहां से और बता देता हूं, देखो अगर मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है, कोई लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो उसको बोला जाता है कि वो जो लिक्विड है वो मोर वोलेटाइल है। क्या कहा जाता है? मोर वोलेटाइल। अच्छा अगर मान लो ऐसा हो, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब वो लेस वोलेटाइल है। बेटा वोलेटाइल होने का मतलब यह होता है कि कौन सी लिक्विड की वेपर आसानी से बनेगी। जो लिक्विड आसानी से उड़ जाता है ना, वेपर जिसकी आसानी से बन जाती है ना, दैट मींस वो ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइलिटी का मतलब होता है वेपराइजेशन से। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस बेटा, वोलेटाइल का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? वोलेटाइल मतलब जो आसानी से उड़ जाता है ना, जो वेपराइज हो जाता है एकदम से, वो ज्यादा वोलेटाइल है। मेरी बात समझे आप? पक्का? और अगर मान लो कोई कहे नॉन वोलेटाइल, क्या कहे आपसे? नॉन वोलेटाइल। क्या कहे आपसे? नॉन वोलेटाइल। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि उसकी वेपर नहीं बनेगी।
ठीक है क्या? अगर कोई कहे कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें कि भाई एक लिक्विड ऐसा है जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है मतलब उसकी वेपर नहीं बनेगी, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? और अगर उसकी वेपर नहीं बनेगी उसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? क्या मैं उसके वेपर प्रेशर को 0 लिख सकता हूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनकी वेपराइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। हम कहते हैं ना पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है, हाथ पे जैसे डाला एकदम से उड़ जाएगा, है ना? वोलेटाइल होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? ये नोट करो देखें बेटा, ये नोट करो देखें, जल्दी से नोट करो। चाय भी आ गई मेरी, है ना? हाँ बेटा अभी एग्जाम्पल नहीं याद रखने हमें, है ना? हमें एग्जाम्पल नहीं याद रखने हैं, और ना ही हमें ये याद रखना है कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्या होता है, ये याद नहीं रखना यार, हमें कॉन्सेप्ट समझना है बस, रटने वाली चीज नहीं आएगी। क्लियर? नोट कर लिया? हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर, ये लड़कियों को ज्यादा पता होगा नेल पॉलिश रिमूवर का, है ना? उन्हीं का काम पड़ता है। हाँ, कह रहा नहीं सर, कोई कह रहा होगा नहीं नहीं सर नेल पॉलिश का हमारा भी काम पड़ा है ना? हम लोगों ने भी कई नेल पॉलिश दी है किसी को। अबे पढ़ाई कर लो तुम, आ जाओ एक और टॉपिक बेटा, लास्ट जो है ना, लास्ट टॉपिक। वह तुम में से है तो नहीं ना कोई ऐसा जो किसी के साथ नेल पॉलिश की शॉपिंग करने गया हो कि यार दोस्त चलते ना यार, उसको नेल पॉलिश पसंद है, कुछ बढ़िया सा लेके आते हैं उसके लिए, हैं? ऐसा तो नहीं है ना? है कोई तुम में से? लो आओ, देखो अगला वाला टॉपिक, अगला वाला जो फैक्टर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में लास्ट फैक्टर हम लोग बात करने वाले, लास्ट वाला फैक्टर है वो है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लास्ट फैक्टर कौन सा है? एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो ये मैंने आपको बता ही दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब उसकी वेपर नहीं बनेगी। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? उसकी वेपर नहीं बनेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? अरे ठीक है, अभी मजाक की बात होगी, ठीक है? अभी मैं एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस बात बोलने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये वाला पॉइंट समझ लिया ना, तो यूं मानो इस चैप्टर में नेक्स्ट आगे आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने समझ लिए, है ना? इस चैप्टर में आगे आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने समझ लिए अगर आपने ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ लिया तो। क्लियर? सुनना, इधर आओ, देखना अच्छे से बेटा, गौर से समझना, है ना? ज्यादा इधर उधर बात नहीं करनी अपने को, है ना? हमें टॉपिक समझना अच्छे से। आपने क्या किया, लेट से ये आपने लिक्विड ले रखा है ना? ये क्या ले रखा है बेटा? पानी ले रखा है, प्योर वाटर। क्या ले रखा आपने? पानी, प्योर वाटर है ये है आपका प्योर सॉल्वेंट। क्या है आपका? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना? अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो मान लो ये है सॉल्वेंट की सरफेस, और इस सॉल्वेंट की सरफेस पे मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं ऐसे कि 50 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितने? 50 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक? तो यहां पर ऊपर से बंद कर रखा है, वेपर प्रेशर की जब भी बात करते हैं हम लोग ऊपर से बंद रखते हैं। तो अब यहां पर देखो जो वेपर बन रही है, जो वेपर बनेगी वो कितने वाटर मॉलिक्यूल की बन सकती है? 50 वाटर मॉलिक्यूल की बन सकती है। यस, तो मान लेते हैं यहां पर 50 मॉलिक्यूल की वेपर बनी, और ये जो वेपर है इसने इस लिक्विड की सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसको आपने वेपर प्रेशर नाम दे दिया, ठीक है ना? और ये जो वेपर प्रेशर है इसको मैं P1 से दिखा देता हूं। किससे दिखा देता हूं बेटा? मैं P1 से दिखा देता हूं। क्लियर? अब देखना मैंने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या किया है? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। कौन से सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होते हैं आगे हम लोग बात करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी मान लो एक ऐसा सॉल्यूट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, मैं इसमें सॉल्यूट ऐसा ऐड कर रहा हूं जिसकी वेपर बनना पॉसिबल नहीं है। अब समझना आप मेरी बात को, अगर आप लोगों ने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पे अब देखो इसमें दो चीज आ गई, एक तो वाटर तो था ही और साथ में सॉल्यूट और आ गया, है ना? इसका मतलब इस केस में सॉल्यूशन बन गया। इस केस में क्या बन गया? सॉल्यूशन। इधर क्या था? प्योर सॉल्वेंट। इधर क्या था?
सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब एक बात सुनो, क्या लिक्विड की सरफेस पे आज भी वाटर के 50 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे या फिर सरफेस पे 50 से कुछ कम हो जाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी से मेरे इस बात का जवाब दो। क्या आज भी लिक्विड की सरफेस पे 50 ही मॉलिक्यूल होंगे वाटर के या फिर 50 से कम हो जाएंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी, जल्दी बताओ बेटा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। अब इस लिक्विड की सरफेस पे पता, आप बोलोगे सर देखो होगा क्या, देखो ईमानदारी की बात तो ये है, कुछ 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 जगह पर, कुछ कुछ जगह पर जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना सर, वो भी आ जाएगा। देखो देखो सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएगा। यस, तो अब हो क्या रहा है, लिक्विड की जो सरफेस है उस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, अब वाटर के 30 मॉलिक्यूल बचे। अब लिक्विड की सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल बचे? 30 मॉलिक्यूल बचे। तो अब जो वेपर बनेगी बेटा, अब जो वेपर बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल की वजह से बनेगी? सिर्फ 30 मॉलिक्यूल की वेपर से बचे। यहां पर जो वेपर बन रही थी वो 50 वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से बन रही थी, यहां 30 वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से बनेगी। जो वेपर प्रेशर मान लू मैं P2 लिख दूं, तो बताइए P2 की वैल्यू P1 से कम होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए? आप तो इस बात का जवाब दे दो फटाफट से। हां, क्या लगता है अब जो वेपर बनेगी बेटा, क्या वो 50 से कम बनेगी? मतलब जो P2 की वैल्यू होगी वो 50 इससे कम होगी या फिर ज्यादा होगी? सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। यहां 50 मॉलिक्यूल से वेपर बन रही थी, ज्यादा वेपर बनेगी। यहां 30 वाटर के मॉलिक्यूल से बन रही है, कम वेपर बनेगी। तो सर जो आपका P2 का वैल्यू होगा वो P1 से कम होगा। इसका मतलब क्या समझ सीखा हमने आज? आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है बेटा। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है कि अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम लोगों ने इस बात को सीख लिया तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें मजा आ जाएगा। बात क्लियर है क्या यहां तक? एक बार के लिए बताओ, एकदम दिल बना के बताओ, देखें कि सर मजा आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ गया ना, एकदम समझ के, एकदम हर चीज समझ में आ गई, है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। यस, ये बहुत ही काम की बात है बेटा, बहुत ही जबरदस्त हमारे काम की चीज है। और तुम्हें एकदम समझ में आ गई ये बात, है ना, एकदम जोरदार समझ में आ गई। बताइए पक्का, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। या फिर ऐसे लिख दो कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा अगर आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो, है ना। दादा सबको एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है, सब मस्त चल रहा है ना। नोट कर लो इसको, क्लियर। बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत ही। 20 कहां गया? कुछ लोग बोल रहे हैं सर 20 कहां गया। अरे मेरे भाई, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो थोड़ा बहुत नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो आ जाएगा, थोड़ी बहुत जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी तो ले लेगा। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर बनेगी नहीं। वेपर किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ वाटर की बनेगी, खत्म। ये वाला जो है ना, ये जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है, जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है वो कौन है? वो है सॉल्यूट, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भाई सरफेस पे थोड़ा बहुत नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएगा, है ना। 50 में से 20 जगह पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 30 जगह पे लिक्विड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना बात। हाँ, आप चाहो तो बना सकते हो, आप चाहो तो डायग्राम बना सकते, डायग्राम ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, ओके बेटा, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बेटा अभी पोल हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना, पोल हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे, थोड़ा पोल पे काम चल रहा है क्योंकि सारे बच्चों की स्क्रीन पे पोल आ नहीं पा रहा, ठीक है, इस वजह से पोल पे थोड़ा काम चल रहा है, तो अभी हम लोग पोल नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। क्या कह रहा क्वेश्चन? अ लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल, इफ अ ग्लास प्लेट विद अ स्मॉल होल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ द वेसल इज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या कह रहा है भाई? देखो क्या कह रहा है, एक तो है आपने लिक्विड को क्या किया, एक वेसल में रख दिया, है ना, तो पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, उसके ऊपर आपने क्या किया, ग्लास प्लेट रख दी, उस लिक्विड के ऊपर ग्लास प्लेट रखी और ग्लास प्लेट के अंदर छोटा सा होल कर दिया, यही कह रहा है, होल इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस, है ना। अब बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा? तो याद है तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी, अरे वाह, बहुत सारे लोग देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सर सी है। वो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी क्या, वो भेड़ चाल वाली, मैंने कहानी सुनाई थी ना तुम्हें, भेड़ चाल वाली, वो भेड़ों वाली, है ना, भेड़ चल रही हो, सामने वाली भेड़ कुएं में गिर जाए तो उसके पीछे जितनी भी भेड़ें होती हैं सारी की सारी कुएं में गिर जाती है। और तुम्हारी हालत वैसी हुई है, तुम्हारी हालत वैसी हुई है। एक बात बताओ, ग्लास प्लेट रख दूं उसके ऊपर, ग्लास प्लेट में छोटा सा होल बनाऊं, बड़ा होल बनाऊं, या फिर होल ना भी बनाऊं, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे भाई वेपर प्रेशर क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है क्या? तुम बताओ ईमानदारी से, वेपर प्रेशर ना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता, ना वो जिस कंटेनर में आपने डाल रखा है उस कंटेनर की शेप पे डिपेंड करता, उस पे भी डिपेंड नहीं करता, है ना, अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होती है। तो भैया तुम ग्लास प्लेट लगाओ ना लगाओ, छोटा होल करो ग्लास प्लेट में, बड़ा होल करो, क्या वेपर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा? यार तुम कैसी बात कर रहे हो? ये तो तुम्हें नोट में पॉइंट लिखवाया था मैंने, हैं? ये तो तुम्हें मैंने नोट में पॉइंट लिखवाया था यार, तुम ऐसी कैसे बात कर सकते हो यार, है भाई? अरे यार ये तो तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, ये तो तुमने बहुत ही गलत काम किया है। मैं तो सोच रहा था सारे लोग बी पे जवाब देंगे, बी टिक मारेंगे कि सर ठीक है, क्या दिक्कत है, ग्लास प्लेट है वो कैसा भी हो, भले छोटा होल बड़ा होल, कुछ से उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स वैल्यू होती है सर, वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करती है या फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा सर, लिक्विड भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, क्योंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ इस बात को ध्यान दो। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक और है। हाँ एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का CH3OH का, अमाइन का दे रखा है, एक नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है नाइट्रो बेंजीन, और ये बॉइलिंग पॉइंट 80, 65, 184 और 212 दे रखा है, और आपसे पूछता है विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। अरे भाई मतलब क्या ही बताना, अब ये तो तुम बता ही दोगे यार, है भाई? अरे यार ये तो तुम बता ही दोगे ना दादा, ये तो तुम सीधा सीधा बता दोगे ना यार। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हमने क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा ना, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कौन सा है? 65, और 65 किसका है? CH3OH का। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? आसान लगा? बहुत ही इजी है, बहुत इजी है ना। अगर एकदम मस्ती से पढ़ोगे ना, देखो सीधी सी बात है ना, खुश रह के पढ़ोगे ना तो हर चीज समझ में आएगी। बर्डन लेके पढ़ोगे तो आधी चीज समझ में आएगी, आधी चीज नहीं आएगी। और खुशी से इंसान पता है कब पढ़ता है? खुशी से इंसान तब पढ़ता है जब वो रोज का काम रोज करता है, तब वो खुश रहता है इंसान। बर्डन कब आता है? जब 2 क्लास हो गई, हमने ना होमवर्क किया ना रिवाइज किया, फिर जब तीसरी क्लास होती है वो बर्डन और बढ़ जाता है। वो ना तो उसके दिमाग में आधी चीज चलती रहेगी, यार होमवर्क भी करना है, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी बचा हुआ है, फिर वो टेंशन में रहता है ना। उसकी शक्ल दिखा देती है कि
वो बड़ा टेंशन में, और जब वो टेंशन में रहेगा तो आधी चीज समझ आएगी, आधी नहीं आएगी, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, है ना। रोज का काम रोज करो जितना भी टाइम मिले, और अगर मान लो रोज नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत बच भी गया ना, तो वीकेंड जब आता है उसको यूटिलाइज करो, वीकेंड में वो काम खत्म करो। एक वीक का काम एक वीक में खत्म हो गया, एकदम से देखना लाइफ एकदम मस्त चिल चलती रहेगी, है ना, मस्ती से चलती रहेगी। और यहां पर जब भी पढ़ोगे ना हर चीज समझ में आएगी। चलिए जी, बस आज का टॉपिक हो गया खत्म, जो हम लोग पिछले वेपर प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ये आज का नया टॉपिक है, ठीक है। हाँ देखो, सुनो यहां पर, सुनो 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 मेरी बात सुनो। अगर लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? अगर लिक्विड सॉल्यूशन लिख दिया इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? सर लिक्विड होगा। सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा, यस। और अगर सॉल्यूट की मैं बात करूं, अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। यस, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा एक चीज देखो, लिक्विड के अंदर गैस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड के अंदर गैस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अबे याद करो हेनरीज लॉ, दादा पढ़ लिया, ये तो हेनरीज लॉ, ये तो पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? लिक्विड के अंदर लिक्विड की। दो लिक्विड को मिक्स करेंगे और फिर उनके वेपर प्रेशर की बात करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? टॉपिक समझ में आया ना? यस, टॉपिक समझ में आया ना? क्या करने वाले हम लोग, अभी तक हम लोगों ने एक लिक्विड, हमने समझा है वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर लिक्विड के अंदर एक और लिक्विड मिक्स कर दिया जाए, दो लिक्विड का मिक्सचर है, या फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन क्या होगी, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए जनाब, आइए जनाब, बेटा वो भी वेपर प्रेशर ही था। ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, देख रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब सर जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, और सर जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा है? सर दोनों ही लिक्विड है सर, है ना। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया दोनों ही लिक्विड है सर, दोनों ही लिक्विड है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? दोनों ही क्या है बेटा? लिक्विड है। अब देखो वेपर प्रेशर कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए एक रूल आता है, एक लॉ आता है जिसका नाम है रॉल्ट्स लॉ। उसका नाम क्या है? रॉल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे आगे की आज वाली क्लास और कल वाली जो क्लास होगी ना वो रॉल्ट्स लॉ पे चलेगी, है ना। तो इसको अच्छे से समझना। नहीं, राहुल्स लॉ नहीं है ये, रॉल्ट्स लॉ है, रॉल्ट्स लॉ, राहुल्स लॉ नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो मतलब। हाँ देखो सुनो, रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है, सुनना मेरी बात। जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है। कंटेनर बना लो भाई, थोड़ा इधर ले लो लेफ्ट में, कंटेनर को अपने हाथ में, ये लेफ्ट राइट लेना, जहां मर्जी हो। थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, हाँ थोड़ा छोटा कर लो, ये लो। ये आपने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है। और बेटा इस कंटेनर में क्या कर रखा है आपने? दो लिक्विड का मिक्सचर ले रखा है। क्या कर रखा है? दो लिक्विड का मिक्सचर ले रखा है। पता है लिक्विड की खास बात क्या है? कि दोनों के दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है। वोलेटाइल है मतलब दोनों लिक्विड की वेपर बन सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? दोनों के दोनों ही लिक्विड वेपराइज हो सकते हैं ना। तो ये क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इन लिक्विड्स में से मैं एक को ए से दिखाऊंगा और दूसरे को बी से दिखाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, अब एक चीज और देखो भाई, यहां पर ए के कुछ मोल्स होंगे, बी के कुछ मोल्स होंगे, मानते हो? तो यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन होगा कुछ और बी का मोल फ्रैक्शन होगा कुछ। ए के मोल फ्रैक्शन को मैं काई ए से दिखाऊंगा, बी के मोल फ्रैक्शन को मैं काई बी से दिखाऊंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर काई ए क्या लिख रहा हूं मैं, गौर से सुनना, यहां पर रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। काई ए क्या है? काई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। और काई बी क्या है बेटा? वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड मिक्सचर। ए और बी लिक्विड में ए का वेपर मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना।
हाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, ए में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना, दोनों लिक्विड है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा सर, अगर सर दोनों ही लिक्विड आपके वोलेटाइल है, अगर दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, हाँ बेटा बनाना है, ये जो भी क्लास में चल रहा है वो सब कुछ बनाना है। अगर दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, इसका मतलब सर दोनों की वेपर बनेगी, ए की भी वेपर बनेगी और बी की भी वेपर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा, दोनों की वेपर बनेगी, इसका मतलब ए की वेपर कुछ प्रेशर डालेगी जिसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए। सर बी की जो वेपर बनी उसका भी अपना कुछ प्रेशर होगा, उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, है ना। तो यहां पर ए और बी इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं दिखाऊंगा पीए एंड पीबी से। क्या लिखा है? पीए क्या है बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और पीबी क्या है मुन्ना? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। मेरी बात समझ में आई क्या? है ना, ए का वेपर प्रेशर उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ पीए लिख दिया, बी का पार्शियल प्रेशर उसको वेपर प्रेशर ऑफ पीबी लिख दिया। अब एक बात और सुनना, यहां पर एक और चीज समझने वाली है, सुनो भाई, ए की वेपर बनी, चलो अभी उस चीज को आगे समझेंगे, है ना, उस चीज को आगे समझेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना? क्या किया हमने? दो लिक्विड का मिक्सचर लिया, ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में काई ए, बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में काई बी। अब ए और बी की वेपर बनी तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पीए लिख दिया, बी का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पीबी लिख दिया। ठीक है, ये जो रॉल्ट भाई साहब है ना, पता इन्होंने क्या बोला? ये जो रॉल्ट्स है ना, पता इन्होंने क्या बोला? सुनना, पता है क्या बोला? इनका कहना था फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Mole fraction is directly proportional to its mole fraction present in solution. एक बार के लिए इसको आप नोट करो, है ना, आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जो ये रोल्स लॉ कह रहा है ना उसको मैं आगे समझाता हूं। हाँ, फटाफट नोट करो बेटा। और लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है बेटा, इसको ना झांकना है, इसको देखना है, इसको घूरना है, और क्या पता ये घूरने से कुछ बोल भी दे तुम्हें, तुम्हारे कान में आके। लिखना नहीं है भाई, हाँ, लिखते थोड़ी ना है, समझदार बालक लिखते नहीं है। हाँ, तुम बहुत समझदार हो भाई। हो गया है? लिख लिया? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, हाँ देखो अब क्या कहता है रॉल्ट्स लॉ ने। क्या कहा? रॉल्ट्स लॉ का ये कहना था कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा पीए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन काई ए। दादा यही तो कहा ना रॉल्ट्स ने क्या कहा कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, सिंपल चीज है ये तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट यूज करूंगा, और मैं कांस्टेंट को लिख रहा हूं पी नोट ए इंटू काई ए। ठीक है, ये बेटा अगर कोई तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले, व्हाट इज पी नोट ए? पी नोट ए क्या है? पी नोट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नोट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मान लो यहां पर आपने मिक्सचर नहीं लिया होता, अकेला ए लिया होता ना, प्योर ए, अकेला ए होता, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता उसको मैं पी नोट ए से लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा वैसे ही ये आपने लिख दिया फॉर कंपोनेंट ए, फॉर लिक्विड ए,
है ना। वैसे ही आप ऐसे भी तो लिख सकते हो फॉर लिक्विड बी। बी के लिए क्या लिख सकते हो बेटा, बी के लिए आप लिख सकते हो सर जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी के। यस, अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट यूज कर लिया पी नोट बी इंटू काई बी। और अगर तुमसे पूछे व्हाट इज पी नोट बी तो बताए क्या लिखोगे आप लिखोगे पी नोट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। यस, कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ भाई, अरे मन में कोई परेशानी शंका कुछ भी हो बता देना, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बताओ, क्या आप लोगों ने डॉल्टन्स लॉ पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ आप लोगों ने डॉल्टन में डी कैपिटल लिखो भाई, बुरा मान जाएगा वरना वो, है ना, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था, है ना, परसों वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मुझे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, अगर यहां पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो जिसको मैं पीएस लिख रहा हूं, है ना, पीएस, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पीएस लिख दो या फिर पी टोटल लिख दो, एक ही बात है ना। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे सर ए और बी दोनों को ऐड कर दो, पी ए प्लस पी बी, खत्म। तो यहां से पीएस की वैल्यू मिल जाएगी। पीए क्या मिल गया बेटा? देखो पीए क्या है, पीए इज पी नोट एक आई ए, और पीबी क्या है? पी नोट भी काई बी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ही काम की चीज है बेटा, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है ना। ये पीएस क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। यहां से आप लोगों को पता ही है कि जो काई ए प्लस काई बी की वैल्यू है वो 1 होगी, है ना। तो अगर आप दोनों में से किसी एक को ऊपर नीचे करना चाहो तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नोट कीजिए इस चीज को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हेनरीज लॉ में भी तो यही लिखा था, हाँ, लेकिन हेनरीज लॉ में क्या था? हेनरीज लॉ में एक लिक्विड था और दूसरी गैस थी, यहां पर क्या था? दोनों ही लिक्विड है, बस फर्क इतना सा है और कोई फर्क नहीं है। यस, समझ में आई बात, है ना। ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ये किसने बोला? रोल्स ने बोला, हमने नहीं बोला अपने मन से, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, पी नोट ए लिख दिया, पी नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। फिर लिक्विड बी के लिए हमने ऐसा लिख दिया, पी बी पी नोट बी, ठीक है ना। और पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ये हो जाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर, पी एस इज इक्वल टू, ठीक है। कोई परेशानी है क्या? हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का नोट किया? डन डन डना डन डन, सोच लो एक बार। हाँ, पीटी पीटी बेटा टोटल टोटल प्रेशर, या टोटल प्रेशर बोल दो या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। पीटी पीटी टोटल बोल दो या फिर वेपर प्रेशर ऑफ पीएस बोल दो, पीटी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। हो गया। अच्छा, अब देखो, सुनो 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 सुनो, अभी इसी फॉर्मूले को ना हम लोग एक दो और इसके वो बनाने वाले हैं, एक दो और फॉर्म बनाते हैं, है ना। एक और फॉर्म कैसे बनाते हैं देखो, मान लो आपके सामने है पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ऐसा ही है ना। अब सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी नोट ए काई ए प्लस मैं काई बी को, क्या मैं काई बी को 1 माइनस काई ए लिख सकता हूं? बोलिए। हाँ जी बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस। अच्छा, तो अब यहां से देखो, इसको ऐसे लिख दिया आपने, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी, और पी नोट बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पी नोट बी काई ए। देखिए जनाब, देखिए पीएस को अगर मैं यहां से ऐसे लिख दूं, पी नोट बी प्लस मैं यहां से काई ए को कॉमन ले लूं, काई ए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ऐसे बन जाएगा ना भाई। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या? अरे बोलो ना यार भाई, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, एक ही तो बात है यार, है ना। मैंने पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ काई ए लिख दिया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ काई ए लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, मान लो कोई कहे सर
कोई कहे सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ये हमारे पास इनिशियल एक्सप्रेशन था। सर आप क्या करो, काई ए की जगह आप क्या करो, काई ए की जगह 1 माइनस काई बी लिख दो। मैंने कहा लिख दे यार, कोई बात नहीं, तू ऐसे लिख दे, तू खुश रहे। ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए, हाँ जी बेटा बोलिए, देखो इधर उधर नहीं बोलना, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे वो बोलो सिर्फ। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, सर आप ना यहां से काई बी को कॉमन ले लो, है ना। तो यहां से देखो पी नोट ए तो रह गया, आपने यहां से काई बी को कॉमन ले लिया बेटा। जैसे ही आपने काई बी को कॉमन लिया, ये वैल्यू मिल गई पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन, सारी इक्वेशन एक ही है, सारी इक्वेशन एक ही है। अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। कोई ऐसा ना कहे कि भाई याद रखना है, नहीं बेटा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद यही रखना है। अगर मान लो इस टर्म में कभी लिखा हुआ मिल जाए तो आप खुद से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा मैंने इस तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। बताइए जल्दी बोलो बेटा। कोई दिक्कत आपको नहीं है? मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो 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 बोलो। यस हाँ, आपको आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, है ना। जो न्यूमेरिकल बनेंगे आपके वो इस पे बनेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी। ये तो मैंने अलग अलग फॉर्म लिख के आपको सिखाई है ना, अलग सी फॉर्म लिख के सिखाई है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ इतना सा क्या किया इसमें, काई बी की जगह 1 माइनस काई ए लिखा है और वहां पर काई ए की जगह 1 माइनस काई बी लिखा है। ये सारी चीजें एक ही है। कई बार ना वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे देता है ना, इस तरह से दे देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सुनो, हाँ एक चीज सुनो भाई, एक चीज सुनो। अब ना यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। सुनना महाराज, अच्छे से सुनना। ग्राफ हम लोग बना रहे किस किस के बीच, इधर देखो बेटा जी, इधर अच्छे से सुनना। ग्राफ किस किस के बीच बना रहे, इधर तो मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं मैं मोल फ्रैक्शन। ये वाली चीज आप लोगों ने अगर समझ ली ना तो आज का बेड़ा पार है ना, आज का बेड़ा पार है बेटा। समझना अच्छे से, सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना रहा होगा, 1। भाई ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो मैंने यहां मान लिया कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 रहा होगा। और इस वाले पॉइंट तक आते आते ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? अरे बोलो, है ना। इस वाले पॉइंट को लेट से लिख देता हूं मैं x और इस वाले पॉइंट को लिख देता हूं मैं y, लिख दूं। अब देखो एक बार, एट पॉइंट x, अगर मैं पॉइंट x की बात करूं, है ना, बहुत आसान चीज है हालांकि, तो PS जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अगर मैं x की बात करूं तो बेटा x पे काई ए कितना है, 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, और जो काई बी है वो 1 हो गया। इसका मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, पी नोट बी के बराबर होगा। अरे बोलो ना, इस पॉइंट पे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी नोट बी के बराबर। मान लिया पी नोट बी की वैल्यू ये है, ये जो वेपर प्रेशर है कितना हो गया, पी नोट बी हो गया। क्या मेरी बात सही है यहां तक, कोई परेशानी नहीं है आपको? यस अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं पॉइंट वाई की, एट पॉइंट वाई, है ना, पॉइंट वाई की बात करो, देखो वाई पे वापस ग्राफ फॉर्मूला लिखो, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। बेटा वाई पर क्या हुआ, काई ए की वैल्यू 1 हो गई और काई बी की वैल्यू 0 है। अगर काई बी 0 है तो ये वाली पूरी पॉइंट वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पर पी एस का वैल्यू कितना आएगा, पी नोट ए आएगा। इस वाले पॉइंट पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नोट ए के बराबर। मान लिया पी नोट ए की वैल्यू इतनी है, मान लेते हैं, मतलब मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं
मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि पी नोट ए का जो वैल्यू है वो पी नोट बी से ज्यादा है। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो पी नोट बी ज्यादा होता तो यहां आता और पी नोट ए कम होता तो यहां आता। मैंने ये मान के चल लिया, मैंने ये मान के ले लिया कि पी नोट बी की वैल्यू कम है और पी नोट ए की वैल्यू ज्यादा है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? हाँ जी बोलिए। इस वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर टोटल कितना है पी नोट बी, इस वाले पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर कितना है पी नोट ए। अब देखा कहानी में अगला ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में अगला ट्विस्ट आने वाला है। गौर से सुनना, सारे लोग गौर से सुनियो जरा, सारे लोग गौर से सुनना बेटा, सारे लोग गौर से सुनो। इधर इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा? एक बात बताओ ना, क्यों? क्योंकि रॉल्ट्स लॉ का कहना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यस, और बस यही चीज है जो तुम्हारे सबसे काम की बात है, यही चीज है जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ने जा रहे हो। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे सर इस वाले पॉइंट पे ए का वेपर प्रेशर 0 है, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, और जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं ना सर, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं सर, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और सर यहां इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके जो ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ए का जो वेपर प्रेशर होएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी नोट ए के बराबर। इस वाले पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नोट ए के बराबर हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। क्या ये ग्राफ फॉर लिक्विड ए लिख सकता हूं? क्या ये ग्राफ पीए का ग्राफ है? बताइए जरा, ये वाला जो ग्राफ है क्या ये पीए का ग्राफ है? हाँ भाई, क्या ये ग्राफ पीए का ग्राफ है? ए का वेपर प्रेशर इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और सेम चीज बी के लिए भी आप लिख सकते हो। सुनो देखो, अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे बी का मोल फ्रैक्शन 0 है और इधर से इधर आ रहे हो तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और अगर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो यही सेम ग्राफ क्या बी के लिए भी बनेगा? यहां पे बी का वेपर प्रेशर 0 और इस वाले पॉइंट पे बी का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नोट बी। तो क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको? ये ग्राफ किसका है? पीबी का है। हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस, हाँ जी, क्या ये ग्राफ समझ में आया क्या आपको? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। बहुत आसान चीज है यार, मैंने दो ग्राफ को एक ही ग्राफ में बना दिया है, मैंने दो अलग अलग ग्राफ को एक ही ग्राफ में बता दिया। मैंने बोला क्या ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ गया। इधर से इधर आने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बी का भी पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ गया। और स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताओ क्या बात कर रहे हो भाई, स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात और बताओ, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है? सर पीएस की वैल्यू होती है पीए प्लस पीबी। सर पीएस की वैल्यू होती है पीए प्लस पीबी। तो बताऊं मैं बताऊं आपको, जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना वो ये होगा। ये जो लाइन होगी बेटा, ये लाइन आपको बताएगी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, जो कि इक्वल होगा किसके? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी के। यस, अरे बेटा ग्राफ उल्टा बने सीधा बने उससे तुम्हें क्या टेंशन है यार, है ना? मैं बी के लिए बना रहा हूं तो बी के लिए इधर से इधर चलेगा, ए के लिए बना रहा हूं तो इधर से इधर चलेगा। और अगर मान लो मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर दूं, तो क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे ए का वेपर प्रेशर है इतना, यस दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसी पॉइंट पे बी का वेपर प्रेशर है इतना,
तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। एडिशन होगा मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों से ज्यादा होगा। ये रहा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे इतना होगा। तो हमेशा जो सॉल्यूशन वाला ग्राफ होगा वो ए और बी के ग्राफ से हमेशा ऊपर आएगा। ए और बी के ग्राफ से हमेशा ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको इस केस में समझनी थी। बताइए, एक कम और एक ज्यादा क्यों? बेटा ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्वियस ही बात है। दो अलग अलग लिक्विड ले रखे हैं आपने, दो अलग अलग लिक्विड है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। इसी वजह से एक का ग्राफ नीचे है, दूसरे को ऊपर बनाया है। ये उल्टा भी हो सकता है, ए ऊपर हो सकता है, बी ऊपर हो सकता था, ए नीचे हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ की जो शक्ल रहेगी दिखने में वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी। बात समझे? हाँ जी, पक्का? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इंटरसेक्शन पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन पे क्या होगा? दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा। और क्या होना है इंटरसेक्शन पे? है भाई? अरे इंटरसेक्शन पे और क्या होना? दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, और क्या होना है? बताओ, कह रहा है इंटरसेक्शन पे क्या होगा? है? ठीक है, हाँ, ऑल राइट बेटा, ऑल राइट। इसको एक बार आप नोट कर लो, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं। फिर उसके बाद नोट कर लो बेटा, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, है ना? हाँ, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यार। वो इक्वल तभी होंगे जब दोनों लिक्विड भी सेम हो। वो इक्वल तभी होंगे जब दोनों लिक्विड भी सेम हो, है ना? नोट कर लो, देखिए फटाफट। क्लियर? अच्छा जी, आगे चले, आगे चले। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, सुनना। वो छोटी सी चीज क्या है? ओहो, 2 स्लाइड ऐड होगी क्या? अपने को एक ही स्लाइड ऐड करनी थी भाई, एक ही। चलो कोई बात नहीं, 2 ऐड होगी तो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हल्का सा टॉपिक लिखो, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। छोटा सा टॉपिक और है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज का कंपोजिशन। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। वेपर फेज के कंपोजिशन से सर हमें नहीं समझ में आया, है ना? सर हमें नहीं समझ में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज? देखो मीनिंग समझाते हैं आपको। इधर आइए, इधर आइए बेटा, आप फालतू की बात नहीं बेटा। हाँ इधर आइए, देखो ये आपने वेपर बना ली, ए की भी वेपर बन गई, बी की भी वेपर बन गई। ये जो काई ए और काई बी है, ये ए और बी का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। अब भैया अगर ए की वेपर बनेगी तो ए के कुछ मोल्स वेपर फेज में भी होंगे, बी के कुछ मोल्स वेपर फेज में भी होंगे। तो वेपर फेज में ए और बी का मोल फ्रैक्शन, उसको मैं दिखा रहा हूं वाई ए एंड वाई बी। हाँ, तो यहां पर 2 चीज और ऐड कर लेना, यहां पर 2 चीज और ऐड कर लेना। वाई ए क्या है? वाई ए है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। यहां पर 2 चीज और ऐड करना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है? और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। एंड व्हाट इज वाई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। अरे समझे क्या बात को? हाँ जी, अरे बोलो। सॉन्ग सुना देना लास्ट में। ये तुम्हें भाई, ये सॉन्ग की आदत गलत डाल दी सर ने, राजवंत सर ने सॉन्ग वाला लफड़ा कर दिया है। ठीक है, अब सुनो। हाँ देखो, देखो एक क्वेश्चन आया बहुत जबरदस्त, बोल रहा है वेपर फेज क्या है? हे प्रभु आपके चरण कहां है? वेपर फेज क्या है? रामायण खत्म होने को आई है और आप पूछ रहे हो कि राम कौन था? भाई क्या कर रहे हो यार? हैं? वेपर फेज क्या है मतलब बताओ। तो बेटा यहां पर जो वाई ए का फॉर्मूला होता है ना, वाई ए का फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए अपॉन पी एस।
है ना। वाई ए क्या होगा, पी ए अपॉन पी एस, और बेटा पी एस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल, पी ए प्लस पीबी के इक्वल, है ना। तो आपका पी ए किसके इक्वल लिखा था हम लोगों ने, पी नोट ए काई ए के इक्वल लिखा था, और बेटा ये क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, बस ये आपका मिल गया वाई ए। ये क्या मिल गया बेटा, वाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, उसका फॉर्मूला ये है, और वैसे अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज निकालना चाहते हो तो वो जाएगा पीबी अपॉन पी एस, और उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पी नोट बी काई बी डिवाइडेड बाय पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, है ना, ये वाली चीज। अब आप लोगों में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, आप लोगों में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, आपने ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया कि वाई इज इक्वल टू पी अपॉन पी एस होता है ना, सोच रहे हो ना तुम में से कई, पता है ये फॉर्मूला कहां से आया। अबे तुम लोगों ने डॉल्टन्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन को दिखा रहा हूं वाई ए से, और पी टोटल को दिखा रहा हूं पी एस से, तो यहां से वाई ए किसके इक्वल हो गया, पी अपॉन पी एस के इक्वल, ये फॉर्मूला यहां से आया, ये डॉल्टन्स लॉ है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ डायरेक्ट लिख दिया, ये डॉल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है, मेरी बात समझ रहे हो। हाँ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा पी अपॉन पी एस, बस नोट कर लो, देखें इसको, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। हाँ, और ऑब्वियस ही बात है बेटा, वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। एक बच्चे ने लिखा है, बहुत बढ़िया, वाई ए और वाई बी दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है ना, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, उसमें हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ, क्लियर हो गया यहां तक, कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो एक पॉइंट है छोटा सा, एक पॉइंट है छोटा सा, है ना, एक पॉइंट है छोटा सा, एक पॉइंट है छोटा सा, देखो क्या है पॉइंट, क्या कहता है, यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है बेटा, लिखता है कि जो रॉल्ट्स लॉ होता है बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नोट आई। सर ये तो मतलब गड़बड़ होगी, समझ नहीं आया सर, है ना। अरे भाई देख क्या लिखा है इसने, सुन सुन देख, हेनरीज लॉ क्या होता था, सुनो बेटा, हेनरीज लॉ क्या होता था, सुनना, हेनरीज लॉ क्या होता था, हेनरीज लॉ लिखता था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख दो, डायरेक्टली इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता था, वो होता था के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसे ही तो होता था, यही तो होता था ना। और रॉल्ट्स लॉ क्या होता है, सुनो सुनो, और बेटा रॉल्ट्स लॉ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखना। रॉल्ट्स लॉ क्या लिखा हमने, हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी है क्या, अरे देखो ना, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है क्या, दोनों बात एक ही कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, और रॉल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। अगर इन दोनों में मैं सिमिलैरिटी देखूं, ये दोनों इक्वल तब हो सकते हैं, ये रॉल्ट्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस तब बन जाता है जब मैं ऐसे लिख दूं, अगर आपका पी नोट ए बराबर हो जाए किसके, के एच के, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही तो हो गए। अरे बताइए, अगर आपका के एच जो है वो पी नोट ए के इक्वल हो जाए तो ये दोनों केस एक ही तो हो गए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, और ये भी है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन। तो रॉल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच पी नोट ए इज इक्वल टू के एच। बस ये छोटी सी पॉइंट है ना, ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको याद रखना, ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ज्यादा इस पे आपको ज्यादा काम नहीं करना, है ना। ये एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, वो मैंने आपको सिखा दी, है ना, वो चीज मैंने आपको छोटी सी समझा दी। हाँ, कोई कह रहा सर लिक्विड और गैस का फर्क है, लिक्विड और गैस का फर्क है बेटा, तभी तो बोला है स्पेशल केस, ये नहीं बोला है कि रॉल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ एक ही बात है, नहीं, बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ,
है ना। स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कब, जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए। मान लो दो लिक्विड है, दो लिक्विड में से एक लिक्विड इतना ज्यादा वोलेटाइल हो गया कि वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो हेनरीज लॉ बन गया है। भाई आपने दो लिक्विड ले रखे है ना, रॉल्स लॉ में क्या कर रखा है आपने, दो लिक्विड ले रखे, दो लिक्विड में से एक लिक्विड इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो, तो वो हेनरीज लॉ बन गया, खत्म, है ना। तो उस पर नहीं जाना, आप सिर्फ ये ध्यान रखो बस। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है जी। अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, है ना, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोटिवेशन शायरी, शायरी बताओ, शायरी के बिना मोटिवेशन आता ही नहीं है साला, है ना। क्यों भाई, सर मोटिवेशन ना निकल के नहीं आ रहा अंदर से, थोड़ी सी कोई शायरी वायरी हो जाए ना तब मोटिवेशन निकल के आएगा अंदर से। एक क्वेश्चन करते हैं, आओ पहले क्वेश्चन करो वे, शायरी वारी बाद में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर इतना एंड इतना। प्योर ए का वेपर प्रेशर दिया है मुन्ना, तो इसका मतलब पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450 mmHg। और क्या दिया है, पी नोट बी का वैल्यू दे रखा है कितना, 700 mmHg। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा ही आ गया। क्या कह रहा है तुमसे, कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दे दिया 600 mmHg। और एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है तुमसे, कहना क्या चाहते हो भाई। कहता है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड का मतलब बताऊं, ये तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है लिक्विड में, यही तो है कंपोजिशन। अरे बोलो ना भाई, अरे यही तो है यार मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को ही तो कंपोजिशन कहते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो मतलब, है। तो देखो क्या करना है हमें, हमने बोला सर हमने एक फॉर्मूला सीख रखा है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी काई बी होता है। सर हमने ये चीज सीख रखी है ना। सर हमें काई और काई बी की वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या किया है, सर हम क्या करते हैं, काई बी को 1 माइनस काई ए लिख देते हैं। काई बी को क्या करते हैं, 1 माइनस काई ए लिख देते हैं बस। बेटा पी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 600 है। पी नोट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450 है। 450 काई ए प्लस पी नोट बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 700 है। 700 इंटू 1 माइनस काई ए। यस, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, 600 इज इक्वल टू 450 काई ए प्लस 700 माइनस 700 काई ए। ये कितना मिल रहा है बे, है भाई, ये कितना मिल रहा है, 700 में से 450 गए कितने, 550, ये हो गए 250 काई ए। 250 काई ए इज इक्वल टू 100, क्या यही मिला क्या, तो काई ए मुझे मिल रहा है 100 अपॉन 250। ओए सॉल्व करके देखना यार, 2/5। दादा चेक करना जरा, क्या काई ए 0.4 मिला क्या, अरे भाई बताओ ना यार। ये 0.7 वाले कौन है, इन्होंने कौन सी गणित पढ़ी है पता नहीं, क्या यही मिला क्या, क्या आपको काई ए की वैल्यू 0.4 मिली, और अगर काई ए 0.4 मिला तो सारी दुनिया जानती है काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होगी, तो बेटा काई बी कितना मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो भाई ताली बजा दो इस बात पे। बताओ कोई परेशानी इसमें, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जेई में भी मिल जाएंगे। अभी देखो हम लोग बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या कह रहा है सुनो। CH3Cl है, वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl2 ये दे रखा आपको इतना एंड इतना Hg रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक बात करो, हम क्या करते हैं ना, CH3Cl को A से दिखा देते हैं और CH2Cl2 को B से दिखा देते हैं। ऐसे लिखते हैं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अरे बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा आगे क्या लिखता है
कि 101 ग्राम CH3Cl का और 85 ग्राम CH2Cl2 का मिक्स कर दिया और हमसे पूछता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है। देखो, अगर मेरे से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है ना, तो मुझे एक चीज पता है कि भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे तब मिलेगा जब मैं काई ए और काई बी की वैल्यू निकालूंगा। देखो, यहां पर मुझे पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है और यहां पर मुझे पी नोट बी की वैल्यू दे रखी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ जी, घड़ी अभी इशारा नहीं कर रही बेटा, घड़ी को इशारा करने में 15 मिनट का टाइम लगेगा। क्या क्या ये सही लिखा है? क्या मैं इसको पी नोट ए और इसको पी नोट भी लिख सकता हूं? मैंने ए और बी से दिखा दिया ताकि हमारा थोड़ा आसान हो जाए ना लिखना। इतना एक तो इतना बड़ा CH3Cl लिखो, इतना बड़ा CH2Cl2 लिखो, इससे अच्छा है ए और बी लिख दो। ठीक है, अच्छा अब देखो ना, अब देखो एक बात बताओ, जो ए है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ए का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जल्दी बताओ, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। हाँ बेटा, ए का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला तुम्हें? CH3Cl का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला? भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले मोल निकालना पड़ेगा ना भाई, मोल निकलेगा तभी तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अरे हाँ ना बोलना है यार, सही कह रहा हूं? हाँ तो जल्दी बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन कितना मिला? कार्बन का कितना होता है सर? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 3 हो जाएगा। और क्लोरीन 35.5। सॉल्व करके देखना जरा कितना मिला है? 50.5। बहुत बढ़िया। अगर 50.5 ए का मॉलिक्यूलर वेट है तो तुम ए के मोल निकालो। कैसे निकाले सर ए के मोल? ए का मास डिवाइडेड बाय ए का मॉलिक्यूलर मास। अब क्वेश्चन में देखो, ए का मास कितना दे रखा है? 101 ग्राम, और बेटा इसका मोलर मास कितना दे रखा है? 50.5। तो इसके कितने मोल हो गए? 2 मोल आ गए। अरे बोलो। तो ऐसे ही आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी भी तो निकाल सकते हो भाई। CH2Cl2 को हमने बी बोला है, क्या आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो? सर कैसे निकालें? कार्बन है सर 12, हाइड्रोजन है 2, और ये हो जाएगा 2 × 35.5। सर हमने सॉल्व किया है, ये जो वैल्यू हमें मिली ना, ये मेरे हिसाब से 85 मिलेगा। चेक करो ना, क्या आपको 85 मिला? हाँ जी, अगर ये 85 मिला है तो यहां से बी के मोल कितने हो गए जल्दी बोलो? मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। सर बी का मास भी हमें 85 दे रखा है और सर इसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें 85 दे रखा है, तो बी के मोल कितने मिले? ए मिल गए, 1 मिल गया सर। बस अगर ए और बी दोनों के मोल मिल गए ना, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लो। ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Na प्लस NB। तो ए के मोल है 2, तो ये हो गया बेटा 2/3। और वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/3। खत्म। क्या अब तुम्हें दिक्कत है क्या कोई? ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। PS इज इक्वल टू पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 540 इंटू काई ए कितना मिल गया? 2/3 प्लस पी नोट भी कितना? सर पी नोट भी दिया है 402, और सर इसका काई बी मोल फ्रैक्शन दे रखा है 1/3। सॉल्व करके जल्दी से बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिला? जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट कैलकुलेट, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, कितना मिला? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 494 आएगा पक्का? सोच लो, ये किसी का अलग भी आ रहा है, 500 भी आ रहा है किसी का, लेकिन मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम 494 बोल रहे हैं, तो वही लिख देता हूं 494। चलो तुम कह रहे हो तो लिख देते हैं। और देखो बात जो है ना वो बस यहीं पर खत्म नहीं हुई है, अभी बात चलिए बहुत आगे तक जाएगी। सर कैसे जाएगी? हमसे क्वेश्चन में और पूछा है क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज। सर हमसे कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज भी पूछा है, मतलब वाई और वाई भी पूछा है, लेकिन सर हमें आता है वाई क्या होगा? वाई होगा सर पी नोट एक आई ए डिवाइडेड बाई पी एस, और सर वाई बी होगा पी नोट बी काई बी डिवाइडेड बाई पी एस। क्या ये चीज आप फाइंड कर सकते हो? पी नोट ए का वैल्यू हमारे पास 540 है, और काई ए का वैल्यू हमारे पास 2/3 है, और पीएस हमारे पास 494 है। इसको सॉल्व करना, आपको वाई ए मिल जाएगा, और अगर वाई ए मिल गया तो वाई बी को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देना, वाई बी मिल जाएगा। बताइए। हाँ
भाई ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये मैं मान सकता हूं, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। क्यों स्कूल एग्जाम में पूछा जाने लायक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें काफी सारी कैलकुलेशन दी हुई है, लेकिन कैलकुलेशन देखो स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेट किया गया है। ये जो वैल्यूज है ऐसी दे रखी है कि तुम्हें मोल्स निकालने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, है ना, ज्यादा जोर नहीं आएगा, ऊपर नीचे कैलकुलेट हो जाएगा, कोई कट पिट जाएगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, हो जाएगा क्या सॉल्व, जल्दी बताओ। हाँ वो अब तुम सॉल्व करना भाई, दादा ये तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा यार, इतना कर लोगे ना मुन्ना, इधर बताना, कर लेगा ना यार, हो जाएगा पक्का, श्योर। चलो बहुत बढ़िया। ये कैलकुलेशन भाई देखो, कैलकुलेशन पे कमांड तभी बनेगी जब कैलकुलेशन खुद से करोगे, है ना। कैलकुलेटर निकाल के अगर कैलकुलेट कर लिया तो एग्जाम में भी वही हालत हो जाएगी, फिर कैलकुलेट करने में गलती कर दोगे, ठीक है ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ अरे ये क्वेश्चन देखो, ओ भाई ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कई लोगों की ना शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता सर ये क्या दे दिया, सर ये क्या दे दिया। ए और बी, ए और बी इन दोनों का आपको कहा गया जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। यहां पर काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, मतलब हमसे क्या पूछा है, पी नोट ए का वैल्यू कितना होगा और पी नोट बी का वैल्यू कितना होगा। समझ में आई तुम्हें बात, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया। ए और बी का सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू निकालनी है। नहीं नहीं ये होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क तो इसके सिमिलर एक क्वेश्चन आएगा वो करेंगे। टॉर, अबे टॉर क्या है बताओ, ये भगवान टॉर क्या है, टॉर नहीं देखी वो तुमने, टॉर टॉर है अपनी, ऐसा सुना है तुमने किसी को, अबे ओ टॉर क्या है भाई, अरे ये यूनिट है यार प्रेशर की, भगवान उठा ले मुझे भाई, यूनिट ऑफ प्रेशर दादा, टॉर जो है ना यूनिट होती है प्रेशर की। मुझे लग रहा है साला 11 पूरा उड़ा हुआ है तुम्हारा, है ना, पूरा उड़ा हुआ है। देखो क्या करना है, देखो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना, यही तो होता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले से बी को गायब कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, इस फॉर्मूले से बी को गायब कर रहा हूं। बी को गायब कैसे करूंगा, 1 माइनस का ये लिख दूंगा, बी गायब हो गया। अच्छा तो देखो अल्टीमेटली मुझे फॉर्मूला क्या मिला, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इनटू का ये प्लस पी नॉट बी। अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन ये वाली मिली, मिली, अरे चेक करो ना, अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन ये वाली मिली। अब एक बात देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ना कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, जल्दी से कंपेयर करो। क्या तुम्हें कंपेयर करने पे ऐसी फील आ रही है, क्या तुम्हें ऐसी फील आ रही है कि एक्स के जो बगल में लिखा हुआ है, एक्स के जो बगल में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू माइनस 119 होनी चाहिए, एक्स के जो बगल में लिखा हुआ है पी नोट ए माइनस पी नोट बी, इसकी वैल्यू माइनस 119 होनी चाहिए, और ये जो चीज बच गई ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पी नोट बी के इक्वल। इसका मतलब पी नोट बी कितना मिल गया, 254। आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक वैल्यू तो हमें यहीं पर मिल गई। यस ये इतना आसान है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। और अगर मेरे पास पी नोट ए माइनस पी नोट बी का वैल्यू 119 है, माइनस 119, तो यहां से अगर मुझे पी नोट ए निकालना हो तो माइनस 119 प्लस 254 कितना मिलेगा, ये पी नोट ए कितना मिला, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसका यूनिट भी टॉर में आएगा, कितना मिल गया, कितना मिलेगा, 135, कोई कह रहा 467, अबे कौन सी स्कूल में पढ़ा है भाई, कितना मिला 135 टॉर, खत्म। देख रहे हो, अरे बोलो ना, आसान है क्या क्वेश्चन दादा, इजी लगा क्या, क्या आसान लगा बताओ, बहुत आसान है, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया ना तो इसको होमवर्क में करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है, और ये भी होमवर्क में करना है। अच्छा सर
क्यों होमवर्क में करना है? क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। अच्छा, ठीक है, ओके। और देखो, ये क्वेश्चन 2022 का, बेटा देखना एक बार, एक क्वेश्चन है जेई 2022 का। इसका हालांकि सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहां पर, है ना, इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन एक बार के लिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है भाई। इससे हमें आइडिया तो तभी लगता है ना, हमने चीज पढ़ ली और उसके सिमिलर अगर क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और वो अगर हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तब तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये कर लिया मतलब ये वाला भी कर देंगे, है ना। दो कह रहा है सर, दो आएगा सॉल्यूशन। अबे वो दो तो यहाँ लिखा हुआ है, तू क्या कह रहा है मुझे, देख क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन सुनो, देखो इधर 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 सारे लोग स्क्रीन पे। हाँ इधर होमवर्क है, अभी भी इसके बाद भी है होमवर्क, है ना, होमवर्क तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। क्या कह रहा है, लिखता है ए गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 एटीएम। मतलब मजा आ गया। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, 0.8 एटीएम, ठीक है। लिखता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन द वेपर फेज एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज। देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया लिखा है। कह रहा है ए का जो मोल फ्रैक्शन है ना इन वेपर फेज वो कितना है 0.5, और लिक्विड फेज में कितना है, लिक्विड फेज मतलब काई कितना है 0.2। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या दादा? और तेरे से पूछा क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मतलब क्या पूछा है, पी नोट ए की वैल्यू पूछी है। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ जी, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है ये, क्या यही बात कहना चाह रहा है? अब देखो अगर मुझे वाई ए का वैल्यू दिया तो सुनो, देखो वाई ए क्या होता है सर, वाई ए होता है पी ए अपॉन पी एस, और सर पी ए क्या होता है, पी नोट ए का आई ए अपॉन पी एस। तो भैया चाहते क्या हो, वाई ए की वैल्यू मुझे 0.2 दे रखी है ना, और पी नोट ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। सर मुझे काई ए दे रखा है कितना 0.2, और सर मुझे पी एस दे रखा है 0.8। तो ये तो कुछ और ही मिल रहा है वैल्यू, है भाई, ये तो 8 आ रहा है यार। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, 2 कैसे आ रहा है? अरे 2 कैसे आ रहा है, चेक करना ना एक बार, कैलकुलेशन चेक करना जरा, कहां पर गलती कर रहे हैं वो भी चेक करो। हाँ जी, क्या गलती करी है बेटा हमने? क्या गलती की है, 0.5, अच्छा वाई ए 0.5, ओह अरे यार हाँ यही तो गलती है भाई, वाई ए 0.2 थोड़ी है यार, 0.5 है यार, कैसी बात कर रहा हूं मैं भी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया हो गया, अब तो हो गया भाई, ये 4 बार उड़ गया, और पीनोटे कितना मिल जाएगा, पीनोटे मिल जाएगा सर 5, ये लो, पीनोटे इज इक्वल टू 2। अब देख रहे हो कौन से साल में है, 2022 में। हाँ हाँ अरे सही कर दिया भाई, सही कर दिया, कर दिया सही कर दिया भाई, कहीं सही कर दिया, मतलब तुम भी मतलब, हाँ अरे अब तो ठीक है, अब तो ठीक है ना यार, खत्म, पीनोटे का वैल्यू 2 आ गया बस। अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था ना। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेना तुम होमवर्क में, है ना, ये कौन से साल का, ये भी 2022 का है, चलो कोई बात नहीं, इसको तुम होमवर्क में करना, और इसको भी होमवर्क में करना, नहीं तो मैं अभी यही करवा देता हूं, तुम कहो तो बताओ, यही करना है कि घर पे करना है भाई, यही करना है कि घर पे करना है, कर लोगे ना होमवर्क पक्का? तो आज ना तुम्हारे लिए होमवर्क अच्छा खासा हो गया है। ये सारे ना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, बट तुम कैलकुलेट करते हैं ना तुम्हें सॉल्यूशन मिलता जाएगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से,
बहुत आसान, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप अगर इसको भी देखोगे ना तो देखो एक सॉल्यूशन एक के दे रखे हैं, एक के 3 दे रखे हैं, 1 मोल आपने NF10 का और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर 10 mm इंक्रीज कर गया और तुम्हें बताना है NF10 का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, मेरा कहने का मतलब यह है क्वेश्चन ईजी आता है। सिर्फ एक दिक्कत होती है कि एक तो कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, है ना, वहां पर हम लोग फैल जाते हैं, ये हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आइए फिर आपको ले चलते हैं किसकी तरफ, थैंक यू की नहीं, होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या क्या करना है बेटा, देखो जो क्लास में दिया है, होमवर्क क्या हो जाएगा, जो क्लास में दिया है। ठीक है, एक तो क्या, जो क्लास में दिया है वो, और होमवर्क क्या होगा बेटा, डीपीपी में आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो करने हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मॉड्यूल है, सुन लो, जिन लोगों के पास मॉड्यूल है बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल में आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। मेरे पास मॉड्यूल होगा नहीं मेरे पास अभी, या तो मैं देख लेता हूं एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आप लोगों को बता देता हूं जिनके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल में से कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट रुकना, अरे तसल्ली रखना भाई। सुनो, हाँ सुनो, जिन लोगों के पास मॉड्यूल है उनको मैं बता रहा हूं बेटा, मॉड्यूल जिसके पास नहीं है यार, देखो मैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है कोई बात नहीं है, आप ना क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा हूं, ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए ना, जो एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 जो दी हुई है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक है ना, 19 क्वेश्चन तक बेटा आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत ही इजीली। जिनके पास मॉड्यूल है वो लोग ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है सर पीपीएल क्या है, अब पीपीएल का भी नहीं बताएंगे, पीपीएल तो आएगा तब बताएंगे ना, कब है, परसों ही तो है, संडे को ही तो है पीपीएल। अरे फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग संडे ही तो है, संडे को देखते हैं क्या होता है। हाँ? ठीक है, फिर खत्म करें क्या सेशन, खत्म करें। सॉन्ग तो यार मुझे नहीं आता, देखो सॉन्ग वॉन्ग तो मुझे आता नहीं, उसमें तो माहिर राजवंत सर ही है, तो उसकी डिमांड आप राजवंत सर से ही किया करो, और आईपीएल से तुम दूर रहो, है ना, ये आईपीएल बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है भाई, जैसे ही अपनी क्लास खत्म होती है उधर आईपीएल स्टार्ट हो जाता है ना, तो आईपीएल से तुम दूर आ करो, उसको बंद करके अपना काम किया करो, होमवर्क किया करो, रिवीजन किया करो। ठीक है ना, और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ने की आदत डालो, है ना, जब आप घर पे रहते हो ना तो आपके पेरेंट्स को भी लगना चाहिए कि हाँ यार ये मतलब ठीक जगह पे है ना, उनको तुम्हारी शक्ल देख के उनको वो डिमोटिवेशन फील नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं, है ना, क्योंकि अपना काम टाइम पे करते नहीं, है ना, और टाइमली वर्क नहीं करोगे तो फिर टेंशन होगी, और घर वाले तुम्हें देख के वो टेंशन में आते हैं कि इस बच्चे को क्या करवा दिया मैंने, साइंस दिलवा के गलती तो नहीं कर दी, उनको भी ये ऐसा लगने लगता है ना। तो आपको ऐसा काम नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूं हर दिन का काम हर दिन करो, तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी, है ना, खुश रहोगे, अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, तुम भी खुश रहोगे, और तुम्हारी शक्ल जब आपके पेरेंट्स देखेंगे ना तो वो भी तो खुश रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, इसको आप अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करो कि बैकलॉग हमें इकट्ठा नहीं होने देना। हालांकि मैंने ये चीज़ बोली है कि बैकलॉग जो एक परम सत्य की तरह है ना, ये साला हर बच्चे के पास साथ होता ही है, किसी के पास थोड़ा होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन हमें इस बैकलॉग को मिनिमाइज करना है और टाइम टाइम पे उस बैकलॉग को कवर करते जाना है ना। तो लड़ने की आदत डालो लेकिन खुश रह के, है ना, क्या यार ये करना है तो बस खुश रहना है ना, खुश रह के किसी भी चीज को खत्म करोगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, है ना, दुखी रह के करोगे तो फिर वो मजा नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब यार भगवान, हम कहते हैं ना श्री राम, भगवान श्री राम, अब ये भगवान श्री राम भगवान तभी बने जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, है ना। अगर वो 14 साल का वनवास नहीं काटा होता ना तो कोई आज उनको भगवान नहीं कहता। उन्होंने संघर्ष किया, है ना, मुश्किलें झेली, तभी वो भगवान के लायक बने।
नहीं तो वो भी किसी एक राजा के बेटे बन के रह जाते हैं ना, राजकुमार बन के रह जाते, ज्यादा से ज्यादा राजा बन जाते, लोग पूछते नहीं आज, है ना। तो ये तो एक जीवन का पार्ट है बेटा, ये लाइफ में स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा, आज है वो कल भी है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि तुम कल को आईआईटी या फिर अच्छी एनआईटी में पहुंच जाओगे तब कोई स्ट्रगल नहीं होगा, वो तब भी रहेगा, लेकिन आप उसको हैंडल किस तरह से करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो उसको थोड़ा एकदम खुशी खुशी के साथ हैंडल करने की कोशिश करो। ऑलराइट, चलिए फिर आज का सेशन बेटा इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है। आज ज्ञान की बातें हो गई काफी, शायरी अगली क्लास में, हाँ शायरी अगली क्लास में, अगली क्लास में पक्का, आज नहीं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।